देखिए दंड प्रक्रिया संहिता का अध्याय 12 पढ़ रहे थे अपन, 157 तक पढ़ लिया था। अब आगे देखिए 158 जो है 158 में बताया गया है कि रिपोर्ट कैसे दी जाएगी। जो रिपोर्ट आ गई है उसको कैसे दिया जाएगा, मजिस्ट्रेट के समक्ष कैसे पेश किया जाएगा, उसके बारे में है। देखिए पहला कहता है, पहला क्लॉज कहता है कि धारा 157 के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी जाने वाली प्रत्येक रिपोर्ट यदि राज्य सरकार ऐसा निर्देश देती है तो पुलिस के ऐसे वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से दी जाएगी जिसे राज्य सरकार साधारण विशेष आदेश द्वारा नियत करे। तो बस इतना याद रखें, किसके माध्यम, जैसा राज्य सरकार नियत करे उसके हिसाब से दी जाएगी। कैसे दी जाएगी? पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से। ये याद रखना है आपको, कैसे दी जाएगी? पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से। जैसा राज्य सरकार निर्देशित करे, अगर राज्य सरकार ने निर्देशित किया है तो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से रिपोर्ट की जाएगी। ये याद रखना है आपको, यही बस इतना कि किसके माध्यम से दी जाती है, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से दी जाती है अगर राज्य सरकार ने निर्दिष्ट किया है तो। दूसरा कहता है इसका क्लॉज, ऐसा वरिष्ठ अधिकारी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को ऐसे अनुदेश दे सकता है जो वह ठीक समझे और उस रिपोर्ट पर अनुदेशों के को अभिलिखित करने के पश्चात उसे अविलंब मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा। तो ये पहला तो कह रहा है कि भाई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से दी जा सकती है अगर राज्य सरकार ने ऐसा निर्देश दिया है तो। दूसरा कहता है कि पुलिस का वरिष्ठ अधिकारी जो है थाने के भारसाधक अधिकारी को अनुदेश दे सकता है। क्या कर सकता है? थाने के भारसाधक अधिकारी को क्या कर सकता है? अनुदेश दे सकता है। भारसाधक अधिकारी को कहा है दूसरा, अनुदेश दे सकता है। बस इतना ही ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, या तो पुलिस का वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से की जाएगी या पुलिस का वरिष्ठ अधिकारी चाहे तो थाने के भारसाधक जो अधिकारी है उसको अनुदेश दे सकता है, यानी कि उसके माध्यम से भी फिर पेश की जा सकती है। जैसे अनुदेश उसने दिए उसको लेखबद्ध करते हुए उसमें लिख दिया जाएगा कि इनके माध्यम से। तो लेखबद्ध करके कैसे पेश की जाती है? न्यायालय के समक्ष पेश की जा सकती है या मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा। किसके पास भेजेगा? मजिस्ट्रेट के पास। ये तो आप जानते हैं। तो रिपोर्ट जो आई है वो किसके पास भेजी जाएगी? मजिस्ट्रेट के पास भेज दी जाएगी। अब देखिए सेक्शन कहाँ भेजेगा? मजिस्ट्रेट के पास। ये याद रखना। 159 159 क्या कहते हैं? ये कहता है अन्वेषण या प्रारंभिक जांच की शक्ति। अन्वेषण और प्रारंभिक जांच या प्रारंभिक अन्वेषण या प्रारंभिक जांच करने की शक्ति। प्रारंभिक है। इसमें अन्वेषण और प्रारंभिक जांच करने की शक्ति के बारे में बताया कि जब रिपोर्ट है मजिस्ट्रेट को प्राप्त हो जाती तो वो क्या करेगा। देखिए इसमें लिखा है, ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर मजिस्ट्रेट के लिए अन्वेषण के लिए आदेश दे सकता है या यदि वह ठीक समझे तो वह इस संहिता में उपबंधित रीति से मामले की प्रारंभिक जांच करने के लिए या उसको अन्यथा निपटाने के लिए तुरंत कार्रवाई कर सकता है या अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट को कार्रवाई करने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकता है। तो जो ऊपर जो रिपोर्ट थी, ये रिपोर्ट मजिस्ट्रेट साहब के पास भेज दी गई है। तो मजिस्ट्रेट साहब कह रहा है कि क्या कर सकते हैं। स्वाभाविक सी बात है, इसमें लिखा है मजिस्ट्रेट ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर या तो अन्वेषण का आदेश दे सकता है दोबारा से, अगर उसको लगता है कि नहीं अन्वेषण करना चाहिए तो मजिस्ट्रेट साहब क्या कर सकते हैं? पहला कर सकते हैं अन्वेषण का आदेश दे सकते हैं, अन्वेषण का आदेश दे सकते हैं। ठीक है। पहला तो ये कह रहा है कि भाई मजिस्ट्रेट साहब को ठीक लगता है तो मजिस्ट्रेट साहब क्या कर सकते हैं? अन्वेषण का आदेश दे सकते हैं या यदि वह ठीक समझते हैं तो इस संहिता के उपबंधित रीति से किसी मामले की प्रारंभिक जांच कर सकते हैं।
क्या कर सकते हैं, प्रारंभिक जांच करने के लिए या उसको अन्यथा निपटाने के लिए तुरंत कार्रवाई कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, प्रारंभिक जांच कर सकते हैं या तो अन्वेषण के लिए कह सकते हैं या प्रारंभिक जांच कर सकते हैं। कहाँ लिखा है 159 जांच करने के लिए या उसको अन्यथा निपटाने के लिए या फिर तुरंत कार्रवाई कर सकते हैं उसको निपटाने के लिए। क्या कर सकते हैं, तुरंत कार्रवाई, जैसा भी वो उचित समझे वैसा वो कर सकते हैं। खुद भी कर सकते हैं या अपने किसी अधीनस्थ जो इनका मजिस्ट्रेट होता है, उनका कोई अधीनस्थ मजिस्ट्रेट है तो उसको भी कह सकते हैं उसका निपटारा करने की। ये तो आप जानते ही हैं कोई भी वरिष्ठ अधिकारी है तो अपने निचले के जो अधिकारी होता है उसको दे सकता है। तो ये मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, जब उनके पास रिपोर्ट आती है तो या तो वो अन्वेषण का आदेश देंगे या प्रारंभिक जांच, अगर उनको ठीक लगती है तो प्रारंभिक जांच करेंगे, या उनको लगता है कि नहीं कार्रवाई की जानी चाहिए तो वो तुरंत कार्रवाई उस पर कर सकते हो। तो तीन बातें हैं, अन्वेषण का आदेश दे सकते हैं, प्रारंभिक जांच कर सकते हैं या फिर उस पर कार्रवाई करना चाहें तो कार्रवाई भी कर सकते हैं। या तो खुद करेंगे या अपने किसी अधीनस्थ को अगर सौंपना चाहें तो उसके माध्यम से भी करा सकते हैं। ठीक है, ये 3 पॉइंट है इसमें। अब देखिए 160 कहता है साक्ष्यों की हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। ये किसकी शक्ति है, पुलिस अधिकारियों की। किसको, साक्ष्यों को की हाजिरी साक्ष्यों की हाजिरी की, हाजिरी अकेला लिख दिया मैंने, कौन करा रहा है, पुलिस अधिकारी, इसलिए यहाँ पुलिस लिख दिया। ठीक है, इसीलिए यहाँ पुलिस लिखा है। तो ये साक्ष्यों की हाजिरी करा सकती है पुलिस वाले, कौन से सेक्शन में, 160 सेक्शन याद रखना है। अगर साक्ष्यों की उनको पुलिस अधिकारियों को लगता है कि हाजिरी की जानी चाहिए किसी मामले में, उन्हें लगता है कि साक्षी जो है उनकी हाजिरी आवश्यक है, तो पुलिस अधिकारी भी उन्हें समन की तामील करके बुला सकते हैं, मतलब उन्हें बुलवा सकते हैं। देखिए इसमें क्या कहता है, पहला क्लॉज, 2 ही क्लॉज है इसमें। पहला देखिए क्या कहता है, पहला कहता है कोई पुलिस अधिकारी जो इस अध्याय के अधीन अन्वेषण कर रहा है अपने थाने की या किसी पास के थाने की सीमाओं के अंदर विद्वान किसी ऐसे व्यक्ति से जिसकी की जिसकी दी गई इत्तला से या अन्यथा उस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित होना प्रतीत होता है, अपने समक्ष हाजिर होने की अपेक्षा लिखित आदेश द्वारा कर सकता है और वह व्यक्ति आदेश अनुसार हाजिर होगा। तो ये क्या कह रहा है कि भाई जो भी व्यक्ति, या तो पुलिस अधिकारी जिसकी स्थानीय अधिकारिता में भी कर सकता है और स्थानीय अधिकार से बाहर के कोई साक्षी है तो उसको भी बुला सकता है, दोनों की बात कह रहा है। अगर कोई साक्षी है जो उसके थाने की अधिकार क्षेत्रता में रहता है या थाने की अधिकार क्षेत्रता से बाहर रहता है, दोनों को बुला सकता है। अगर उसको पुलिस अधिकारी को लगता है कि कोई व्यक्ति जिसने उसको या सूचना दी थी वो व्यक्ति हो सकता है या कोई अन्य व्यक्ति हो सकता है जिसको जो अन्वेषण कर रहा है उस मामले के बारे में तथ्य, उन मामलों के बारे में तथ्यों से वो अवगत है, अन्वेषण के तथ्यों से अवगत है, इतना कह लीजिए। तो अन्वेषण के तथ्यों से अगर कोई व्यक्ति अवगत है, वो जानकारी रखता है, कुल मिला के साक्षी है, तो उसको पुलिस अधिकारी क्या कर सकता है, उसको लिखित आदेश द्वारा बुला सकता है। बस इतना याद रखना है, लिखित आदेश। तो लिखित आदेश द्वारा क्या कर सकता है, उसको थाने में उपस्थित होने के लिए कह सकता है, या कह लीजिए उसको खुद के समक्ष उपस्थित होने के लिए कह सकता है। लिखित आदेश मतलब समन करेगा, उसे बुलाएगा, भेजेगा कि भाई आपको फलानी तारीख को आना है, न्याय उसके थाने के अंदर आना है, जो भी ज्ञात तथ्य होंगे उसके बारे में जानकारी के लिए। तो इस तरीके से वो क्या कर सकता है, लिखित आदेश जारी करके उस व्यक्ति को बुला सकता है। व्यक्ति उसकी अधिकार क्षेत्रता में भी हो सकता है, उससे बाहर भी हो सकता है। कौन कौन व्यक्ति होते हैं, एक वो व्यक्ति होता है जिसने क्या कहते हैं सूचना दी थी, और दूसरा व्यक्ति वो है जो मामले की परिस्थितियों को जानता है। तो इनमें से दोनों में से कोई भी व्यक्ति हो सकता है। परंतु लिखा है इसमें, परंतु किसी पुरुष से जो 15 वर्ष से कम आयु का है या 65 वर्ष से, ये संशोधन के बाद जोड़ा गया है 2013 में, इसमें संशोधन किया गया था 65 वर्ष की आयु इसमें जोड़ दी गई है। परंतु किसी पुरुष से जो 15 वर्ष से कम आयु का या 65 वर्ष से अधिक आयु का या किसी स्त्री से या किसी मानसिक या शारीरिक रूप से निशक्त व्यक्ति से ऐसे स्थान से जिसमें ऐसा पुरुष या स्त्री निवास करती है भिन्न किसी स्थान पर हाजिर होने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। तो ये आपको याद रखना है, ये भी पूछ लिया जाता है किन किन व्यक्तियों को नहीं बुला सकता। ये मतलब थाने में नहीं बुलाएगा, वहीं जाके इनके बयान हो सकते हैं। इनको वहां थाने में बुलाने की जरूरत नहीं है, ना इनको थाने में बुलाया जाएगा।
अगर पुलिस अधिकारी को लगता है इनके बयान लेने भी हैं तो जो उनके घर पे जाके इनके बयान लिए जा सकते हैं। तो कौन कौन से व्यक्ति हैं? 15 वर्ष से कम आयु का बालक हो सकता है, ये याद रखना है। 15 वर्ष से कम आयु का जो है बालक हो सकता है, या 65 वर्ष से अधिक आयु का जो है कोई वृद्ध कह लीजिए या सीनियर सिटीजन कह लीजिए। 65 वर्ष से अधिक आयु का कोई वृद्ध हो सकता है, या कोई स्त्री हो सकती है, ये तो आप जानते हैं, स्त्री हो सकती है, या फिर कोई मानसिक या शारीरिक रूप से कोई व्यक्ति अक्षम है, वो व्यक्ति हो सकते हैं, मानसिक या फिर शारीरिक शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति हैं। ये इन लोगों को कह रहा है, इन लोगों को नहीं बुलाया जाएगा। इन लोगों के अगर बयान लेने भी हैं तो इनके घर पे जाके लिए जाएंगे, जहां ये रहते हैं, जिस स्थान में ये रहते हैं वहां पे लिए जाएंगे। तो इन लोगों को थाने नहीं बुलाया जाएगा। तो इस पे भी क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी, तो ये याद रखना है। ये संशोधन करके इसमें 65 वर्ष से अधिक आयु वाला जो है जोड़ा गया है 2013 में, ये भी आपको याद रखना है थोड़ा सा। देखिए इसका दूसरा क्लॉज क्या कहता है। तो लिखित आदेश कर दिए। अब क्या करेगा? इसमें लिखा अपने निवास स्थान से भिन्न किसी स्थान पर उपधारा 1 के अधीन हाजिर होने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के उचित खर्चे का पुलिस अधिकारी द्वारा संदाय करने के लिए राज्य सरकार इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा उपबंध कर सकती है। तो आप जानते हैं खर्चे, अगर कोई व्यक्ति को उसके निवास स्थान से अलग बुलाया जाता है, वो काफी दूर रहता है, उसको बुलाया गया है, तो पुलिस अधिकारी कैसे खर्चे देगा, क्या खर्चे देगा, उसके लिए राज्य सरकार नियम बना सकती है। तो जो राज्य सरकार नियम बनाएगी, भाड़ा भत्ता होता है ना, जो आने जाने का, खाने पीने का, रहने का, तो वो सारा भत्ता जो भी तय करती है राज्य सरकार, उसके अनुसार उनको भत्ता वादा वगैरह दिया जाएगा। ये तो दिया ही जाता है, ये तो कॉमन है, इसमें कुछ क्वेश्चन नहीं बनता। अब देखिए 161 161 है पुलिस द्वारा साक्ष्यों की परीक्षा। किसके द्वारा? अभी तो यहाँ साक्षी आ गए, अब पुलिस द्वारा किसकी परीक्षा की जाएगी? साक्ष्यों की। तो पुलिस द्वारा, ये सेक्शन याद रखना है 161, पुलिस द्वारा काय की परीक्षा है? साक्ष्यों की। साक्ष्यों की परीक्षा, ये याद रखना है आपको कि पुलिस द्वारा साक्ष्यों की परीक्षा कितने में? 161 में दे रखी है। इसमें देखिए पहला क्लॉज क्या कहता है। पहला क्लॉज कहता है कोई पुलिस अधिकारी जो इस अध्याय के अधीन अन्वेषण कर रहा है या ऐसे अधिकारी की अपेक्षा पर कार्य करने वाला पुलिस अधिकारी जो ऐसी पंक्ति से निम्नतर पंक्ति का नहीं है जिसे राज्य सरकार साधारण विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त विहित करे, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित समझे जाने वाले किसी व्यक्ति की मौखिक परीक्षा कर सकता है। तो ये कह रहा है कि भैया कौन सा पुलिस अधिकारी जो या तो जो अन्वेषण कर रहा है, कौन सा पुलिस अधिकारी जो अन्वेषण कर रहा है, ये तो आप जानते हैं अन्वेषण जो कर रहा है, ऐसा पुलिस अधिकारी, ऐसा कोई पुलिस अधिकारी जो अन्वेषण कर रहा है, और किस रैंक से नीचे का नहीं होगा, जो राज्य सरकार ने साधारण या विशेष आदेश द्वारा तय की रखी हो, उस रैंक से नीचे का नहीं है। तो यहाँ लिखा नहीं कि किस रैंक का, जो भी राज्य सरकार ने तय की हो उस रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए। ये क्या कर सकता है? साक्ष्यों की कैसी परीक्षा कर सकता है? लिखित की मौखिक। तो यहाँ लिखा है मौखिक, ये याद रखना है। कैसी परीक्षा करेगा? मौखिक, बस इतना याद रखना है आपको। पुलिस अधिकारी कैसी परीक्षा करेगा? मौखिक परीक्षा करेगा, ये याद रखना है। पुलिस अधिकारी लिखित में नहीं करेगा, हाँ वो लिख सकता है, लेकिन परीक्षा कैसी करेगा? मौखिक रूप से उस साक्षी की परीक्षा करेगा। दूसरा देखिए क्या कहता है। दूसरा कहता है ऐसा व्यक्ति उन प्रश्नों के सिवाय जिनके उत्तरों की प्रकृति उसे आपराधिक आरोप या शास्ति या समर्पण की आशंका में डालने की है, ऐसे मामले से संबंधित उन सभी प्रश्नों का सही सही उत्तर देने के लिए आबद्ध होगा जो ऐसे अधिकारी उससे पूछता है। तो ये तो साक्षी के ऊपर एक जिम्मेदारी डाली गई है कि जो साक्षी से वो जो भी प्रश्न पूछेगा, साक्षी उसका क्या करेगा? सही सही जवाब देगा। कैसा? सही जवाब देगा। अब ये कह रहा है कि भाई सही जवाब देगा, लेकिन कौन से प्रश्नों को? केवल उन प्रश्नों को छोड़कर जो ऐसे कुछ प्रश्न होते हैं कि जो उसको खुद को अपराध में बिठाते हो या फंसाते हो, उन प्रश्नों को छोड़कर बाकी जो भी प्रश्न उससे पूछे जाएंगे उन प्रश्नों की वो कैसे जवाब देगा? सही जवाब देगा। ये किसकी जिम्मेदारी है? साक्षी की जिम्मेदारी कि पुलिस अधिकारी जब भी उससे कोई प्रश्न पूछता है, सिवाय उन प्रश्नों के जो उसको किसी अपराध में फंसाते हो, उन प्रश्नों के जवाब को छोड़कर बाकी के सारे प्रश्नों के वो सही सही जवाब देगा। ये तो आप भी जानते हैं, कोई आपसे क्वेश्चन करता है तो ऐसे प्रश्न जो आपको खुद को अपराध में फंसा रहे हैं उन प्रश्नों को छोड़ दिए जाए, तो बाकी सारे प्रश्नों के आपको सही जवाब देने पड़ेंगे। तो ये वही कह रहा है, ठीक है ना। तो आप जो साक्षी है पुलिस अधिकारी को क्या करेगा? सही सही जवाब देगा।
तीसरा देखिए क्या कहता है, पुलिस अधिकारी इस धारा के अधीन परीक्षा के दौरान उसके समक्ष किए गए किसी भी प्रश्न को लेखबद्ध कर सकता है, और यदि वह ऐसा करता है तो वह प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के कथन का पृथक और सही अभिलेखन बनाएगा जिसका कथन वह अभिलिखित करता है। ये कह रहा है भैया पहले तो लिखा था कि मौखिक परीक्षा होगी, लेकिन अगर पुलिस अधिकारी उसको लिखबद्ध करना चाहे, लिखना चाहे तो लिख सकता है। क्या कर सकता है? कथनों को लिख सकता है, बस इतना ही याद रखें, लिख सकता है। लिखेगा ये तो आप जानते ही हैं, लिखेगा, लेकिन कैसे लिखेगा? प्रश्नों को लेखबद्ध कर सकता है, और यदि वह ऐसा करता है तो वह प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के कथन का पृथक और सही अभिलेख बनाएगा जिसका कथन वह अभिलिखित करता है। लेखबद्ध करता है इसका मतलब यह है कि वो लिख तो सकता है, लेकिन कैसे करेगा? मान लो दो साक्षी, तो सबके कथन अलग अलग लिखे जाएंगे, मिक्स करके नहीं लिखे जाएंगे कि इकट्ठा लिख दिए। तो एक तरीका होता है ना, एकदम स्पष्ट रूप से सही समझ में आए, आगे जाके जरूरत पड़ती है तो समझ में तो आना चाहिए कि ये ए की कथन है, ये बी की कथन है, तो उस हिसाब से ये क्या करेगा? कथनों को लेखबद्ध करेगा। जितनी भी साक्षी हैं अगर लिखता है तो सबके अलग अलग साक्ष्य जो है लिखेगा जी। तो लेखबद्ध कर सकता है। तो कथन कैसे लेगा? लेकिन कथन मौखिक ही लेगा, लेकिन मौखिक कथनों को अगर वो चाहे लेखबद्ध करना याददाश्त के लिए, मेमोरी के लिए, तो वो लेखबद्ध कथनों को कर सकता है। अब देखिए चौथा, नहीं इसमें परंतु और है अभी। परंतु देखिए, परंतु कहता है, परंतु यह कि इस उपधारा के अधीन किए गए कथन को श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा भी अभिलिखित किया जाएगा। ये एक नया जुड़ाव है कि मतलब दृश्य श्रव्य, कौन से? श्रव्य दृश्य, ये लिखा है श्रव्य और दृश्य, लिखा कहाँ है? दृश्य, बस दो ही शब्द याद रखें। श्रव्य दृश्य मतलब ऐसे माध्यम जिससे सुना भी जा सकता है, देखा भी जा सकता है, जैसे कि मोबाइल से आप फिल्म बना लिया उसकी, है ना, तो फिल्म बनाने की बात कह रहा है कुल मिला के। कि आजकल आपने देखा वो पुलिस वाले हैंडीकैम लिए रहते हैं, इसीलिए लिए रहते हैं, जब कथन लेखबद्ध करेगा तो जो हैंडीकैम वगैरह लिए रहते हैं ना, उससे क्या करेंगे? उसकी वीडियो भी बना लेंगे। कथन जब पुलिस वाला लिख रहा होगा तो उसकी कुल मिला के वीडियो फिल्म भी बना ली जाएगी। वीडियो फिल्म में आप जानते ही हो दोनों ही चीजें होती हैं, सुनता भी है आदमी और देखता भी, तो उसी की बात कह रहा है कि ऐसा उसको बनाया जाएगा। ठीक है। दूसरा परंतु देखिए क्या कहता है, दूसरा परंतु कहता है, परंतु यह और कि किसी स्त्री के कथन जिसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता, ये आप जानते हैं कि अगर कोई स्त्री से कथन लिए जाते हैं, महिला संबंधी कोई अपराध अगर है, तो उसके कथन किसके द्वारा लिखे जाएंगे? किसी महिला पुलिस अधिकारी या किसी महिला अधिकारी द्वारा ही अभिलिखित किए जाएंगे। तो दूसरा परंतु महिलाओं से संबंधित है। अगर कोई महिला से बयान लिए जा रहे हैं और महिला संबंधी कोई अपराध है, तो वो कथन किसके द्वारा लिखे जाएंगे? वो किसी महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा लिखे जाएंगे। तो ये तो कॉमन है, सब में यही चलता है, इसीलिए इसको कोई जरूरत नहीं है ना। अब देखिए आगे क्या कहता है, बस चौथा नहीं है, इसमें तीन ही है। अब इसको मिटा लेते हैं, फिर उसके बाद आगे का 162 का, तो ये याद रखना है आपको। अब देखिए 162, ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 162 ये काय से संबंधित है? ये पुलिस से किए गए कथनों का हस्ताक्षरित न किया जाना, कथनों का साक्ष्य में उपयोग। अब ये कह रहा है भाई पुलिस द्वारा जो कथन लिए जाते हैं उनको हस्ताक्षरित ना किया जाना, इसको सीधा लिख लेते हैं हम, ना किया जाना। कौन के कथन है? जो पुलिस द्वारा, यहाँ लिख देते हैं पुलिस। ठीक, कौन के कथन है? जो पुलिस ने जो कथन लिए हैं उनको हस्ताक्षरित ना किया जाना। जो आगे लिए थे 161 में जो कथन है, वो 162 कहता है कि भैया उन कथनों पे हस्ताक्षर नहीं कराए जाएंगे, क्योंकि मौखिक कथन थे वो, भले ही उन्हें लेखबद्ध कर लिए, लेकिन वो थे तो कथन मौखिक ही ना, तो मौखिक कथन थे, उनको लेखबद्ध कर लिया, तो उन कथनों को हस्ताक्षरित नहीं कराया जाएगा। देखिए पहला इसमें क्या कहता है, पहला कहता है, किसी व्यक्ति द्वारा किसी पुलिस अधिकारी से इस अध्याय के अधीन अन्वेषण के दौरान किया गया कोई कथन यदि लेखबद्ध किया जाता है तो कथन करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया जाएगा, और ना ऐसा कोई कथन या उसका कोई अभिलेख, चाहे वह पुलिस डायरी में हो या ना हो, और ना ऐसे कथन का अभिलेख का कोई भाग ऐसे किसी
कहा ऐसा भाग ऐसे किसी अपराध की जो ऐसे कथन किए जाने के समय अन्वेषणाधीन था किसी जांच या कार्रवाई में जांच या विचारण में, इसमें इसके पश्चात उपबंधित दशाओं के सिवाय किसी भी प्रयोजन से उपयोग में लाया जाएगा। ये क्या कह रहा है भाई? ये कह रहा है देखिए कि जो भी कथन पुलिस अधिकारी ने क्या किए थे इस अध्याय के अधीन क्या अन्वेषण के दौरान, कब लिखे थे? अन्वेषण के दौरान जो पुलिस अधिकारी कथन लिखते हैं अन्वेषण के दौरान, अन्वेषण के दौरान जो कथन पुलिस अधिकारी ने लेखबद्ध किए हैं, कौन से कथन है जो भी लेखबद्ध किए, कोई भी कथन हो सकते हैं, जो जो कथन लेखबद्ध किए हैं, बस इतना याद रखें कि उन पर पुलिस अधिकारी द्वारा क्या नहीं कराए जाएंगे, उन पर हस्ताक्षर नहीं कराए जाएंगे, हस्ताक्षर नहीं कराए जाएंगे। और ना ही वो किसी आगे जो जांच वगैरह होती है या विचारण वगैरह होता है उसमें किसी भी प्रकार से किसी जांच या विचारण में इसमें इसके पश्चात उपबंधित दशाओं के सिवाय किसी भी प्रयोजन से उपयोग में लाए जाएंगे। कह रहा है इस अधिनियम में जो आगे धारा पढ़े हैं इसके प्रोविजनों के अलावा किसी भी प्रयोजन से उनका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा जांच और विचारण में, जांच और विचारण में किसी भी प्रयोजन से कहा गया, किसी भी प्रयोजन से, प्रयोजन के लिए, किसी भी प्रयोजन, जांच और विचार में किसी भी प्रयोजन के लिए उनका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो किसी भी प्रयोजन के लिए उनका इस्तेमाल या कह लीजिए उपयोग में नहीं लाया जाएगा, किसी भी प्रयोजन के लिए उपयोग में नहीं लाई जाएगी। यानी कि कहने का मतलब है कि इनका साक्ष्य में इस्तेमाल नहीं होगा। जो कथन पुलिस वाले लिखते हैं उन कथनों का साक्ष्य में इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन परंतु लिखा है, देखिए परंतु क्या कहता है, परंतु कहता है परंतु जब कोई ऐसा साक्षी जिसका कथन उपयुक्त रूप से लिखित कर लिया गया है ऐसी जांच या विचारण में अभियोजन की ओर से बुलाया जाता है, तब यदि उसके कथन का कोई भाग सम्यक रूप से साबित कर दिया गया है तो अभियुक्त द्वारा और न्यायालय की अनुज्ञा से अभियोजन द्वारा उसका उपयोग ऐसे साक्षी का खंडन करने के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 द्वारा उपबंधित रीति से किया जा सकता है। और जब ऐसा कथन का कोई भाग इस प्रकार उपयोग में लाया जाता है तब उसका कोई भाग ऐसे साक्षी की पुनः परीक्षा में भी, किंतु उसकी प्रति परीक्षा में निर्दिष्ट किसी बात का स्पष्टीकरण करने के प्रयोजन से ही उपयोग में लाया जा सकता है। तो कुल मिला के इतना बड़ा लिखा है, इसमें केवल दो ही बातें आ रही हैं परंतु में, कि जब कोई बात जो कथन पुलिस अधिकारी ने लिखा है तो उनमें से कोई बात सिद्ध हो जाती है अभियोजन के द्वारा, तो ये कह रहा है कि उसका क्या करने के लिए, साक्षी के कथनों का, यहाँ याद रखिए साक्षी के कथनों का क्या करने के लिए, दो चीजें, खंडन करने के लिए, याद रखना है खंडन करने के लिए किस लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, एविडेंस की धारा 145, ये भी याद रखना है आपको, एविडेंस की धारा 145। तो ये भी कभी कभी धारा ही बात पूछ इस तरीके से पूछ लेते हैं किस धारा के अनुसार, तो खंडन करने के लिए, साक्ष्य का उसका खंडन करने के लिए, या आगे लिखा है उसकी प्रतिपरीक्षा भिड़ने से किसी बात के स्पष्टीकरण, एक मिनट अरे यार तो देखिए उसके खंडन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और कुल मिला के संपूर्ण आगे लिखा है 145 द्वारा उपबंधित रीति से किया जा सकता है। और जब ऐसे कथन का कोई भाग इस प्रकार उपयोग में लाया जाता है तब उसका कोई भाग ऐसे साक्षी की पुनः परीक्षा में, किंतु उसकी प्रति परीक्षा में निर्दिष्ट किसी बात के स्पष्टीकरण के लिए प्रयोजन में किया जा सकता है। खंडन और स्पष्टीकरण, सॉरी स्पष्टीकरण के, तो दो चीजों में इस्तेमाल हो सकता है, एक तो खंडन करने के लिए और दूसरा स्पष्टीकरण। खंडन किसके साक्ष्यों को, इसके साक्ष्यों को खंडन, कौन का, साक्षी के साक्ष्यों का खंडन करने के लिए। कैसा खंडन, खंडन का मतलब क्या है, खंडन का मतलब ये है कि दो बातें करते हैं ना, यहाँ पे कुछ और कहा था पुलिस अधिकारी से, अब वो बात सिद्ध हो गई कि ऐसा हुआ,
और यहाँ पे आके कुछ और बात करे, तो उसकी बात का खंडन करने के लिए साक्ष्य दिया जा सकता है कि भैया इन्होंने, वैसे तो उसका साक्ष्य में इस्तेमाल नहीं हो रहा, लेकिन जब ये पलटता है, बात बदलता है, तो इसका खंडन किया जा सकता है कि श्रीमान इसने यहाँ पर ये बात बोली थी, अब यहाँ ये दूसरी बात बोल रहा है, तो ऐसे साक्षी पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए, है ना। तो इस वजह से यह स्पष्टीकरण के लिए, स्पष्टीकरण कहता है कि जो बात यहाँ बोली थी वही यहाँ बोली है, तो ये कह सकते हैं कि साहब पुलिस के सामने भी यही बात बोली है और न्यायालय के सामने भी ये बात बोल रहा है, दोनों ही बातें बिल्कुल सत्य है ना। तो इन दो बातों में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और अकेले, अगर अकेला बात करेंगे कि केवल अकेला उसने जो बयान पुलिस को दिया, क्या उसका साक्ष्य में इस्तेमाल कर सकते, केवल उसका साक्ष्य में इस्तेमाल नहीं कर सकते, है ना। तो खंडनकारी साक्ष्य या स्पष्टीकरण के रूप में उसका, या कह लीजिए संपोषक साक्ष्य के रूप में कह लीजिए, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है पुलिस के जो कथन होते हैं उनका। दूसरा देखिए इसमें क्या कह रहे हैं। दूसरा कहता है इस धारा की किसी बात के बारे में यह ना समझा जाएगा कि वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 32 के खंड 1 के उपबंधों के अंदर आने वाले किसी कथन को लागू होती है, इस अधिनियम की धारा 27 के उपबंधों पर प्रभाव डालती है। तो ये कह रहा है कि जो ऊपर के जो बयान है धारा 32(1) तो आप जानते हैं मृत्युकालिक कथन वगैरह है, 32(1) और एविडेंस की धारा कौन सी कह रहा है, 27 पे कोई प्रभाव डालती है। ये 27 में क्या है, 27 में जब्ती है, पुलिस अधिकारी जो भी चीज जब्त थी तो उसमें लिखा है कि कितना भाग साबित किया जा सकेगा। पुलिस अगर किसी पूछताछ करती किसी व्यक्ति से, तो उसमें ये कहता है कि भाई उसमें से कितना भाग जो है साबित किया जा सकेगा, 27 बताता है। मान लो कोई व्यक्ति कहता है कि वो कोई हथियार जब्ती कहते हैं कुल मिला के, या मान लो कोई जब्ती हुई है, कोई हथियार जब्त हुआ, तो वो बात तो सिद्ध होती है ना, वो तो पुलिस की सिद्ध होती है। तो ये कह रहा उस पर कोई प्रभाव नहीं डालती ये धारा, है ना। जो जब्ती वगैरह पुलिस वाले करते हैं, पुलिस की जब्ती सबसे महत्वपूर्ण होती है, इसलिए पुलिस वाले सोचते हैं कि जब्ती हो जाए, पूछताछ भी इसीलिए करते हैं कि कोई जब्ती हो जाए। तो जब्ती तो पुलिस की वैध होती है, तो यही कह रहा है कि उस पर कोई असर नहीं डालेगा। और मृत्युकालिक कथन तो आप जानते ही हो, तो उस पर ये प्रभाव नहीं डालेगा, है ना। एविडेंस की जो धारा है इसमें स्पष्टीकरण लिखा है, उपधारा 1 में निर्दिष्ट कथन में किसी तथ्य या परिस्थिति के कथन का लोप या खंडन हो सकता है यदि वह उस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए जिसमें ऐसा लोप किया गया है महत्वपूर्ण और अन्यथा संगत प्रतीत होता है, और कोई लोप किसी विशिष्ट संदर्भ में खंडन है या नहीं है, यह तथ्य का प्रश्न होगा। तो ये तथ्य का प्रश्न है, कोई खंडन वगैरह, कोई चीज वगैरह, कोई लोप वगैरह उसमें चूक वगैरह हुई है, तो वो क्या है, वो तथ्य का प्रश्न। वो क्या करेगा, न्यायालय देखेगा कि भैया उसको स्वीकार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कोई बात है, कोई मिस्टेक है बीच में, कोई लोप हुआ है किसी तथ्य का, किसी घटना का, तो वो काय का प्रश्न माना जाएगा, वो तथ्य का प्रश्न माना जाएगा। यानी कि उसका डिसाइड न्यायालय करेगा कि भाई वो कथन लिए जाए कि नहीं लिए जाए। ठीक है, ये यहाँ तक ही देखिए। इसके बाद 163 देखिए, सेक्शन 163 ये क्या कहता है, कोई उत्प्रेरणा ना दिया जाना। ये तो आप जानते हैं, उत्प्रेरणा ना दिया जाना। देखिए इसमें पहला कथन क्या कहता है, ये उत्प्रेरणा से संबंधित है, काय से संबंधित है, उत्प्रेरणा। ये कह रहा है कि भाई किसी प्रकार की उत्प्रेरणा आदि नहीं दी जाएगी कथन के लिए। पहला कहता है कि कोई पुलिस अधिकारी या प्राधिकार वाला अन्य व्यक्ति भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 24 में यथा वर्णित कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन ना तो देगा और ना करेगा, ना दिलवाएगा ना करवाएगा। तो इसमें सिंपल सी बात लिखा है कि भैया कोई भी पुलिस अधिकारी वो होता है कथन को लिखबद्ध करने के लिए, किसी व्यक्ति की जब कथन लिखना है तो वो कुल मिलाकर उसको डराएगा नहीं, धमकाएगा नहीं, किसी प्रकार का लोभ लालच नहीं देगा। तो कॉमन है ये सेक्शन, तो ये तो आप जानते हैं, तो इसमें स्पष्ट प्रोविजन किया गया है। दूसरा लिखा है, किंतु कोई पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति इस अध्याय के अधीन किसी अन्वेषण के दौरान किसी व्यक्ति को कोई कथन करने से जो वह अपनी स्वतंत्र इच्छा से करना चाहे किसी चेतावनी द्वारा या अन्यथा निवारित ना करेगा। तो ये कह रहा है कि भैया पहला तो ये कह रहा है कि भाई कोई उत्प्रेरणा वगैरह, धमकी वगैरह नहीं देगा, लेकिन ये क्या कह रहा है कि कोई व्यक्ति अगर स्वतंत्र रूप से अपनी क्या कहना, अपना कोई मतलब बयान वगैरह पुलिस को देना चाहता है, तो पुलिस वाले की जिम्मेदारी नहीं कि उसे चेतावनी दे कि भैया तुम बयान दे रहे हो, तुम उल्टा फंस जाओगे। तो ऐसा कोई पुलिस वाले की जिम्मेदारी नहीं कि वो उसको चेतावनी वगैरह दे, कि वो ये बाद में आके कहे कि भाई पुलिस वालों ने तो हमें बताया नहीं था, हमें चेतावनी नहीं दी थी, हमने भी बयान कर दिया, है ना। तो वो ऐसा कोई बयान नहीं देगा कि भैया जो बयान तुम दे रहे हो वो तुम्हारे विरुद्ध इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ऐसा कोई चेतावनी पुलिस अधिकारी के द्वारा उसको नहीं दी जाएगी, है ना। कोई बात नहीं है पुलिस अधिकारी से इस तरीके की कोई चेतावनी देने के लिए, मजिस्ट्रेट हालांकि देते हैं, लेकिन ये लोग इस तरीके की चेतावनी देने के लिए बात आदि नहीं है। परंतु लिखा है, परंतु इस धारा की कोई बात धारा
164 की उपधारा 4 के उपबंधों पर प्रभाव ना डालेगी। तो 164 की उपधारा 4 वो अपन आगे पढ़ेंगे मजिस्ट्रेटों के बारे में, तो वहां पे मजिस्ट्रेट चेतावनी देता है उनको कि भैया जो साक्ष्य दे रहे हो सोच समझ के दो, वो तुम्हारे विरुद्ध ही इस्तेमाल हो सकते हैं। तो यहाँ पुलिस अधिकारी की कोई ऐसी लायबिलिटी नहीं, कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं है कि वो साक्षी से कहे, जो अपनी स्वतंत्र इच्छा से साक्ष्य दे रहा है कि भैया तुम जो साक्ष्य दे रहे हो तुम्हारे विरुद्ध भी इस्तेमाल हो सकता है, तो ऐसी पुलिस वाले की कोई लायबिलिटी नहीं है। ठीक है, देखिए इसके बाद 164 है, इंपॉर्टेंट है, देखिए इसको मिटा ले। इसको और देख लीजिए 164। 164 तो आप जानते हैं क्या है। 164 में संस्वीकृति और कथनों को अभिलिखित किया जाना, कैसे संबंध है? संस्वीकृतियां, संस्वीकृतियां और कथन, दोनों चीजें, संस्वीकृतियां और कथन, तो जो दो चीजों से संबंधित है, संस्वीकृतियां और कथन। संस्वीकृतियां किन मामलों में की जाती है? आपराधिक मामलों में, है ना। संस्वीकृति किस मामले में की जाती है? आपराधिक मामले में। और जो स्वीकृति की परिभाषा है वो संस्वीकृति के मामले में लागू होती है, तो आप जानते ही हैं। इसमें देखिए पहला कौन लिखित लेखबद्ध करता, पहले तो ये देखते हैं। कोई महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट, चाहे उसे मामले में अधिकारिता हो या ना हो, इस अध्याय के अधीन या तत्समय प्रबद्ध किसी अन्य विधि के अधीन किसी अन्वेषण के दौरान या तत्पश्चात जांच या विचारण के प्रारंभ के पूर्व किसी समय अपने से की गई किसी संस्वीकृति कथन को अभिलिखित कर सकता है। तो पहले याद रखना कि भाई कौन कर सकता है। ये कह रहा है कि महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट, कौन कर सकता है? महानगर मजिस्ट्रेट या अन्य कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो कौन करता है? एक तो तय हो गया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट ही करते हैं, न्यायिक मजिस्ट्रेट, यानी कार्यपालक मजिस्ट्रेट नहीं करती। कौन करता है? न्यायिक मजिस्ट्रेट कर रहे हैं। क्या करते हैं? संस्वीकृतियों को अभिलिखित कर सकते हैं। तो संस्वीकृतियों को कौन अभिलिखित कर सकता है? न्यायिक मजिस्ट्रेट। महानगर मजिस्ट्रेट भी हो सकता है या अन्य कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट हो सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है जो आपको याद रखना है, कौन मजिस्ट्रेट कर सकते हैं, चाहे उसे मामले में अधिकारिता हो या ना हो। ये भी याद रखना है, चाहे उसे मामले में अधिकारिता हो या ना हो। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है कि कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट संस्वीकृतियों को अभिलिखित या कथन जो दोनों है, तो संस्वीकृतियों कथनों को अभिलिखित कर सकता है, चाहे उसे मामले में अधिकारिता हो या ना हो। इसका मतलब है कि चाहे वो मामले का विचारण करने के लिए या जांच और विचारण करने के लिए सक्षम हो या ना हो, है ना। जरूरी नहीं कि वो मामले का विचारण और जांच करने के लिए सक्षम हो तभी वो संस्वीकृति अभिलिखित करेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट हो सकता है, चाहे उसे मामले में अधिकारिता हो, मामले का विचारण की या जांच की अधिकारिता हो या ना हो, वो संस्वीकृतियों को अभिलिखित कर सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, चाहे उसे अधिकारिता हो या ना हो। ठीक है, अब दूसरी बात आती है कि भैया संस्वीकृति कब अभिलिखित की जाएंगी। तो ये भी आपको इसमें दूसरा क्वेश्चन इसमें से बनता है कि कब की जा सकती है? अन्वेषण के दौरान, याद रखें, अन्वेषण के दौरान। ये तो आप जानते हैं, पुलिस वाले जाते हैं, उनको लगता है कि इनकी संस्वीकृति कराना चाहिए, मजिस्ट्रेट से करा लो तभी वैलिड होती है, तो वो क्या करेंगे? अन्वेषण के दौरान, अन्वेषण के दौरान, और क्या कह रहा है? या जांच और विचारण के प्रारंभ से पूर्व, ये याद रखना, अन्वेषण के दौरान और जांच और विचारण से पूर्व, इसके बीच में ही करा सकते हैं। कब करा सकते हैं? जब अन्वेषण चालू हो गया हो और जांच और विचारण प्रारंभ नहीं हुआ हो, उसके बीच में आप क्या करा सकते हैं? संस्वीकृति करा लेते हैं। एक बार जांच चालू हो जाए या विचारण चालू हो जाए फिर संस्वीकृति अभिलिखित नहीं की जाएगी। ठीक है ना, अगर जांच और विचारण चालू हो गया तो फिर संस्वीकृति को अभिलिखित नहीं किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो जांच विचारण कब की जा सकती है संस्वीकृति अभिलिखित? अन्वेषण के दौरान। अन्वेषण के किसी भी प्रक्रम पर आप संस्वीकृति को अभिलिखित करा सकते हैं, लेकिन शर्त है कि जांच और विचारण प्रारंभ नहीं हुआ हो।
अगर जांच और विचारण प्रारंभ हो जाता है तो फिर संस्वीकृतियों को अभिलिखित नहीं किया जाएगा, क्योंकि फिर तो मामला मजिस्ट्रेट के समक्ष आ ही गया है, तो फिर काय को कराया जाएगा। तो अन्वेषण के दौरान कराई जा सकती है, लेकिन जांच और विचारण के पूर्व। जांच और विचारण प्रारंभ नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये, संस्वीकृति कब लिखाई जाती है? अन्वेषण के दौरान। ठीक है, एक बार जांच प्रारंभ हो जाए या विचारण प्रारंभ हो जाए तो फिर संस्वीकृतियों को अभिलिखित नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो पहला याद रखना है आपको कि चाहे कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट, उससे वो क्या कर सकता है? संस्वीकृति और कथनों को अभिलिखित कर सकता है। महानगर मजिस्ट्रेट हो सकता है या कोई अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हो सकता है, चाहे उसे मामले में अधिकारता हो या ना हो। दूसरा कहता है संस्वीकृति कब अभिलिखित की जा सकती है? तो अन्वेषण के दौरान संस्वीकृतियों को अभिलिखित किया जा सकता है, लेकिन जांच और विचारण प्रारंभ ना हुआ हो। ठीक है, अब देखिए इसमें परंतु है। अब इसमें परंतु देखिए, परंतु क्या कहता है? परंतु कहता है यह कि इस उपधारा के अधीन की गई कोई संस्वीकृति या कथन किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के अधिवक्ता की उपस्थिति में श्रव्य, दृश्य, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी अभिलिखित किया जा सकेगा। ये लिखा है कि भैया, अगर ये तो आप जानते हैं, ये दृश्य श्रव्य वाली सब बातों में आ गया। तो ये कह रहा है कि भैया अधिवक्ता, ये जिनकी भी संस्वीकृति अभिलिखित की जा रही है, उनके अधिवक्ता की उपस्थिति में अगर आवश्यक समझता है मजिस्ट्रेट, तो ये उनके अधिवक्ता यानी वकील साहब के सामने अधिवक्ता की उपस्थिति में क्या कर सकते हैं? उसकी भी वीडियोग्राफी बनाई जाएगी। संघ में अधिवक्ता रहेंगे और ये भी रहेंगे, तो इनके सामने जो है मजिस्ट्रेट इनके कथन अभिलिखित कर सकता है। तो ये परंतु में, ये कॉमन सी बात है। ठीक है ना। अब कौन सा है? परंतु एक और है इसमें। तो अधिवक्ता की उपस्थिति में दृश्य श्रव्य माध्यम से, यानी वीडियोग्राफी कुल मिला के की जाएगी, उसकी वीडियोग्राफी भी बनाई जाएगी। परंतु और है, परंतु यह और की कोई संस्वीकृति ऐसे किसी पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित नहीं की जाएगी जिसे तत्समय प्रयुक्त किसी अन्य विधि के अधीन मजिस्ट्रेट की शक्ति प्रदान की गई। ये स्पष्ट कर दिया उन्होंने कि किसी पुलिस अधिकारी द्वारा संस्वीकृति को अभिलिखित नहीं किया जा सकता, चाहे उसे मजिस्ट्रेट की शक्ति ही क्यों ना हो। क्या कह रहा है? मजिस्ट्रेट की शक्ति। ये इसीलिए स्पष्ट कर दिया है कि कई मजिस्ट्रेट को, मान लो राज्य सरकार ने उसको मजिस्ट्रेट की शक्ति दे रखी हो, तो भले ही पुलिस अधिकारी को मजिस्ट्रेट की शक्ति दे रखी हो, फिर भी वो संस्वीकृतियों को अभिलिखित नहीं कर सकता। पुलिस अधिकारी को अगर राज्य सरकार उसको मजिस्ट्रेट की शक्तियां भी प्रदान कर देती, दे देती कि जिस मजिस्ट्रेट की संपूर्ण शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है, तो भी ऐसा पुलिस अधिकारी संस्वीकृतियों को अभिलिखित नहीं कर सकता। स्पष्ट है, ध्यान रखना कि चाहे मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त हो पुलिस अधिकारी को, वो संस्वीकृतियों को अभिलिखित नहीं कर सकता। ठीक है, स्पष्ट रूप से संहिता मना करती है, चाहे उसे पावर दे भी रखा हो तो भी। ठीक है, दूसरा देखिए अब इसका दूसरा क्लॉज क्या कहता है। दूसरा क्लॉज कहता है मजिस्ट्रेट किसी ऐसी संस्वीकृति को अभिलिखित करने के पूर्व उस व्यक्ति को जो संस्वीकृति कर रहा है यह समझाएगा कि वह ऐसी संस्वीकृति करने के लिए आबद्ध नहीं है। ये प्रक्रिया आ गई, और यदि वह उसे करेगा तो वह उसके विरुद्ध साक्ष्य में उपयोग में लाई जा सकेगी। और मजिस्ट्रेट कोई ऐसी संस्वीकृति तब तक अभिलिखित ना करेगा जब तक कि उसे करने वाले व्यक्ति से प्रश्न करने पर उसको यह विश्वास करने का कारण ना हो जाए कि वह स्वेच्छा से की जा रही है। तो ये कह रहा है इसमें मजिस्ट्रेट समझाएगा, मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी है। मजिस्ट्रेट क्या कहता है? दूसरे व्यक्ति की जब संस्वीकृति अभिलिखित करता है तो वो संस्वीकृति अभिलिखित करने से पूर्व क्या कर सकता है? उसे बताएगा। क्या बताएगा? कि भैया जो संस्वीकृति, पहले तो ये पूछेगा कि भैया संस्वीकृति करने के लिए आप आबद्ध नहीं हो। क्या नहीं हो? आबद्ध, एक मिनट, आबद्ध नहीं हो। संस्वीकृति करने के लिए आबद्ध नहीं हो मतलब आप कोई मजबूर नहीं हो, आप करना चाहो अपनी स्वेच्छा से तो कर सकते हो, लेकिन आप कोई बने हुए नहीं हो कि आपको संस्वीकृति करनी ही पड़ेगी। और वो दूसरी बात ये भी बताएगा कि जो संस्वीकृति आप कर रहे हो आपके विरुद्ध भी साक्ष्य में इस्तेमाल लाई जा सकती है। और वो कोई भी कथन तब तक अभिलिखित नहीं करेगा जब तक उसे ये नहीं लगता है कि जो भी संस्वीकृति कर रहा है वो अपनी स्वतंत्र इच्छा से, कैसे स्वतंत्र इच्छा से कर रहा है। तब अगर उसे लगता है कि कोई दबाव में कर रहा है तो वो संस्वीकृति कथन अभिलिखित नहीं करेगा। दूसरा ये कह सकता है कि साक्ष्य में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। किसके विरुद्ध? उसी के विरुद्ध, साक्ष्य में। किसके विरुद्ध? जो संस्वीकृति कर रहा है उसको समझा देगा कि भैया आप, एक तो आप बंधे नहीं हो, दूसरा जो संस्वीकृति आप कर रहे हैं वो आपके विरुद्ध ही इस्तेमाल की जा सकती है। तीसरा उसकी अगर ये लगता है कि ये दबाव में अंतर, पुलिस वालों ने दबाव डाला है, मारा पीटा है, अगर उसको लगता है तो वो संस्वीकृति को कुल मिला के स्वेच्छा, अगर उसे लगता है कि स्वेच्छा से नहीं कर रहा है
किसी के दबाव में, पुलिस वाले हो सकते हैं, अन्य कोई भी व्यक्ति हो सकता है, उसके दबाव में है तो उसके कथनों को वो लिखबद्ध नहीं करेगा। तो ये तीनों चीजें पुलिस क्या करेगा, मजिस्ट्रेट कर सकता है। तीसरा कहता है संस्वीकृति अभिलिखित किए जाने के पूर्व यदि मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने वाला व्यक्ति यह कथन करता है कि वह संस्वीकृति करने का इच्छुक नहीं है तो मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को पुलिस की अभिरक्षा में निरोध को प्राधिकृत नहीं करेगा। अब ये व्यक्ति क्या कह रहा है, जो व्यक्ति मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया गया है वो मना कर देता है। क्या कर देता है, मना। क्या करने से, संस्वीकृति पढ़ रहे हैं तो संस्वीकृति और कथन जो भी है वो संस्वीकृति और कथन लिखने देने से क्या कर देता है, मना कर देता है। वो कहता है कि भैया मैं संस्वीकृति, किसी प्रकार की कोई संस्वीकृति नहीं करना चाहता। तो यहाँ एक जिम्मेदारी है मजिस्ट्रेट की कि जब कोई व्यक्ति मना कर देता है क्या करने से, संस्वीकृति करने से, तो ये कह रहा है कि चूंकि पुलिस वाले उनको लेके आते हैं तो ये कह रहा है कि मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को पुलिस की अभिरक्षा में निरोध नहीं करेगा। ये कह रहा है पुलिस, ये याद रखना है आपको, पुलिस अभिरक्षा रक्षा। तो ये याद रखना है कि मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को पुलिस अभिरक्षा में नहीं भेजेगा। क्या नहीं करेगा, नहीं भेजेगा। ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए किया गया है कि मान लो अब पुलिस वाले पहले तो डरा धमका के ले आए इस व्यक्ति को कि भैया संस्वीकृति करना है, वो वहां पे मान गया, मारा पीटा होगा, डराया धमकाया होगा, यहाँ आके वो पलट गया मजिस्ट्रेट के सामने कि भैया मैं नहीं करना चाहता। अब क्या पुलिस अधिकारी, अब मान लो मजिस्ट्रेट अगर दोबारा इनको पुलिस के पास भेज दे, पुलिस अभिरक्षा में भेज दे, तो पुलिस क्या करेगी, पुलिस इसको मारेगी, है ना। तो इस चीज से बचाने के लिए ये लिखा हुआ है कि पुलिस अगर कोई मना कर देता है, कोई मना कर देता है कि मैं संस्वीकृति या कथन नहीं करना चाहता, तो ऐसे व्यक्ति को जो मजिस्ट्रेट है पुलिस अभिरक्षा में नहीं भेजेगा। अब बात आती भैया पुलिस अभिरक्षा में नहीं भेजेगा तो क्या खुला छोड़ देंगे, अपराधी है या कोई भी व्यक्ति है जो पुलिस वाले पकड़ के लाए हैं वो संस्वीकृति नहीं करता है तो क्या उसको खुला छोड़ देंगे, खुला नहीं छोड़ेंगे, उसको जेल में भेजेगा। पुलिस अभिरक्षा में ना भेजते हुए कहाँ भेजता है पुलिस वाला, मजिस्ट्रेट से फिर जेल में भेज दिया जाता है। कहाँ भेज दिया जाता है, जेल में। पुलिस की कस्टडी यानी थाने में जो पुलिस कस्टडी होती है वहां ना भेज के फिर क्या कर दिया जाता है, इसके लिए जेल वारंट बना दिया जाता है और उसको जेल भेज दिया जाता है। तो जेल वारंट अगर ऐसा अपराधी है, जो अपराधी है, मान लो अगर वो संस्वीकृति कर रहा है अपराधी के मामले में, अगर कोई स्वतंत्र व्यक्ति है, कोई साक्षी है तो उसको तो छोड़ ही दिया जाता है। लेकिन मान लो कोई अपराधी वगैरह है, पुलिस वाले वो संस्वीकृति करने आता है तो उसको पुलिस अभिरक्षा में तो नहीं भेजा, तो कहाँ भेजेंगे, मामला चल रहा है, अभियुक्त है, उसका अभियुक्त है मान लो, तो क्या करा जाएगा, फिर उसको जेल का वारंट बना दिया जाएगा। तो उसको जेल भेज देते हैं, पुलिस की अभिरक्षा में उसको नहीं भेजते, वो भी इसीलिए कि पुलिस की मारपीट से बच जाए। चौथा देखिए, चौथा कहता है ऐसी संस्वीकृति किसी अभियुक्त व्यक्ति की परीक्षा को अभिलिखित करने के लिए धारा 281, अभियुक्त की परीक्षा है 281 में उपबंध 83 से अभिलिखित की जाएगी और संस्वीकृति करने वाले व्यक्ति द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और मजिस्ट्रेट ऐसे अभिलेख के नीचे निम्नलिखित भाव का ज्ञापन देगा। तो नीचे ज्ञापन लिखा है कि मजिस्ट्रेट एक ज्ञापन देगा। इसमें लिखा है कि अगर कोई संस्वीकृति अब अभिलिखित की जा रही है, अगर मजिस्ट्रेट उसको अभिलिखित करता है तो धारा 281 के उपबंध लागू होंगे। सीआरपीसी की जो धारा 281 है उसके उपबंध इसमें लागू होंगे। 281 में है अभियुक्त की परीक्षा, 281 में क्या है, अभियुक्त की परीक्षा जैसे होती है सेम उसी तरीके से संस्वीकृति अभिलिखित की जाएगी। 281 में क्या है, अभियुक्त की परीक्षा, अभियुक्त की परीक्षा है। तो जिस प्रकार से अभियुक्त की परीक्षा ली जाती, तो ये भी याद रखें, कभी पूछा नहीं गया लेकिन पूछ सकते हैं कि भैया संस्कृत कैसे लिखी जाएगी, जैसे अभियुक्त की परीक्षा की जाती है, ठीक है। तो जैसे अभियुक्त की परीक्षा की जाती है उसी प्रकार से मजिस्ट्रेट क्या करेगा, संस्कृत की रीतियों को अभिलिखित करेगा। नीचे एक कथन और लिख देगा जो नीचे सीआरपीसी में लिखा है, कथन में सीधा लिखेगा कि मैं फलाना न्यायाधीश, मैंने इनको सब बातें समझा दी हैं, पढ़ा के सुना दी हैं और इन्होंने अपनी स्वेच्छा से क्या किया, संस्वीकृति की, उसमें मजिस्ट्रेट हस्ताक्षर करेगा और जो व्यक्ति करता है संस्वीकृति उसके भी हस्ताक्षर ले लिए जाएंगे। तो उसमें बता दिया जाएगा कि मैं, नाम लिखेगा वो मजिस्ट्रेट अपना, यह समझा दिया है कि संस्वीकृति करने के लिए वह आबद्ध नहीं है, यदि वह ऐसा करता है तो संस्वीकृति जो वह करेगा उसके विरुद्ध साक्ष्य में उपयोग में लाई जा सकती है और मुझे यह विश्वास है कि संस्वीकृति स्वेच्छा से की गई है, यह मेरी उपस्थिति में और मेरे सुनते हुए लिखी गई है और जिस व्यक्ति ने यह संस्वीकृति की है उसे पढ़कर सुना दी गई है और उसने उसका सही होना स्वीकार किया है और उसके द्वारा किए गए कथन का पूरा और सही वृत्तांत इसमें है। फिर नीचे जो वृत्तांत होगा उसमें फिर मजिस्ट्रेट और उस व्यक्ति के क्या हो जाएंगे, साइन कर लिए जाएंगे, जो भी कथन होंगे उन कथनों पे। पांचवा देखिए इसका क्या कहता है। पांचवा कहता है उपधारा 1 के अधीन किया गया संस्वीकृति से भिन्न कोई कथन
साक्ष्य अभिलिखित करने के लिए इसमें इसके पश्चात उपबंधित ऐसी रीति से अभिलिखित किया जाएगा जो मजिस्ट्रेट की राय में मामले की परिस्थितियों में सर्वाधिक उपयुक्त हो तथा मजिस्ट्रेट को उस व्यक्ति को शपथ दिलाने की शक्ति होगी जिसका कथन इस प्रकार अभिलिखित किया जाता है। यहाँ तो अपन संस्वीकृति बात कर रहे थे, दूसरी ये कथनों की बात कह रहा है। ये कौन सा बात कह रहा है? कथन। अगर मान लीजिए कोई कथन है, संस्वीकृति नहीं, कोई कथन है, तो कथनों को कैसे, संस्वीकृतियों को तो 281 जैसे अभियुक्त की परीक्षा होती वैसे लिख लिया जाएगा, लेकिन मान लो संस्वीकृति नहीं, कोई कथन है, कोई बात है जो कहना चाहता है कोई व्यक्ति, और उस कथनों को लेखबद्ध अगर मजिस्ट्रेट करता है तो कैसे करेगा, ये लिखा है पांचवा ही है ना, पांचवा। हाँ, तो ये कहता है कि कथनों को अभिलिखित करने के लिए इसमें पश्चात उपबंधित ऐसी रीति से अभिलिखित किया जाएगा जो मजिस्ट्रेट की राय में मामले की, तो ये कह रहा है कैसी रीति, तो जो नीचे उपबंधित रीति है जैसी मजिस्ट्रेट उपयुक्त समझे, बस ऐसा याद रखिए, जैसी, क्योंकि कथन है ना, तो जैसी मजिस्ट्रेट साहब उपयुक्त समझते हैं कि कथनों को लिखने के लिए ठीक है, उस रीति से वो क्या कर सकते हैं, उस कथन को लेखबद्ध कर सकते। कोई स्पष्ट रीति नहीं है कि जैसे यहाँ है, तो जिस रीति से भी मजिस्ट्रेट साहब उपयुक्त समझते हैं उस रीति से उसके कथनों को लेखबद्ध कर सकते हो। और अगर मजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि भैया इनकी शपथ पर परीक्षा करनी चाहिए तो शपथ पर परीक्षा भी कर सकते हैं। शपथ पर परीक्षा, तो कथनों के मामले में शपथ पर परीक्षा होती, लेकिन संस्वीकृति के मामले में कथन पर, शपथ पर परीक्षा नहीं होती। कहाँ हो सकती, कथन है तो कथन के मामले में मजिस्ट्रेट को लगता है तो शपथ पर परीक्षा करा सकता है ना, और जैसी भी वो रीति से उपयुक्त समझता मजिस्ट्रेट उस रीति से क्या कर सकता है, उसके कथन लिखबद्ध कर सकता है। इसके बाद इसमें 5A और जुड़ा है, देखिए यहां लिख लेते हैं। 5A, 5A क्या कहता है, 5A में भी फिर A है, भारतीय दंड संहिता की धारा 354, वही सारे हैं, 354B वाले जो सारे अपराध हैं के मामले में दंडनीय मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति का जिसके विरुद्ध धारा उपधारा 5 में विहित रीति में ऐसा अपराध किया गया है, कथन जैसे ही अपराध किया जाना पुलिस की जानकारी में लाया जाता है अभिलिखित करेगा, ये तुरंत लेखबद्ध करेगा। ये कह रहा है कि अगर महिलाओं संबंधी जो अपराध थे 354 वाले, 354A वाले, बी वाले, है ना, 376 वाले अपराध है, 509 वाले अपराध है, इन मामलों में जैसे ही पुलिस को इतना मिलती है, ये कह रहा है जैसे ही पुलिस को अपराध की जानकारी मिलती है, ये यहाँ लिखा है जैसे ही अपराध की जानकारी, जानकारी तो पुलिस को ही मिलती है ना, जानकारी मिलती है, तो वैसे ही पुलिस अधिकारी सॉरी मजिस्ट्रेट क्या करेगा, तुरंत लिखेगा वो कथन, तुरंत क्या करेगा, कथनों को लिखबद्ध करेगा। ये याद रखना है आपको, अगर जैसे ही मजिस्ट्रेट को क्या मिलती है, जानकारी मिलती है, वो तुरंत ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई करेगा, मतलब तुरंत जो भी कथन है, संस्वीकृति जो भी है, तो कथनों को क्या करेगा, जो महिलाओं के कथन ही होंगे, चूंकि जो पीड़ित अगर महिला है तो महिला के जो कथन है तो उसके कथनों को तुरंत लेखबद्ध करेगा, जो कथन करती है महिला उसके कथनों को क्या करेगा, लेखबद्ध करेगा। परंतु लिखा है, परंतु यदि कथन करने वाला व्यक्ति अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है तो मजिस्ट्रेट कथन अभिलिखित करने में किसी दुभाषीय विशेषज्ञ की सहायता ले सकता है। ये तो आप जानते हैं कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति मानसिक रूप से निःशक्त है या शारीरिक रूप से निःशक्त है, मानसिक और शारीरिक रूप से निःशक्त है, तो मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, कथन अभिलिखित करते समय किसी दुभाषीय या विशेष प्रबोधक की, जो बात को, जो उसकी बात को स्पष्ट रूप से समझ सकता हो, कोई दुभाषीय या प्रबोधक जो उसकी बातों को स्पष्ट रूप से समझ सकता हो, उस व्यक्ति की अगर मदद लेना चाहे तो उस व्यक्ति की भी मदद ले सकता है। दूसरा परंतु इसमें और है, परंतु यह और कि यदि कथन करने वाला व्यक्ति अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है तो किसी दुभाषी या विशेष प्रबोधक की सहायता से उस व्यक्ति द्वारा किए गए कथन की वीडियो फिल्म भी तैयार की जाएगी। ये हर जगह जोड़ दिया गया। तो ये कह रहा है कि अगर मानसिक रूप से निःशक्त है तो दुभाषी या अन्य कोई व्यक्ति जो है जिसकी वो मदद लेता है मजिस्ट्रेट, दुभाषिया या विशेष प्रबोधक कह रहा है, तो विशेष प्रबोधक मतलब जो उसकी बातों को स्पष्ट रूप से समझ सकता है, ऐसे व्यक्ति की अगर मजिस्ट्रेट मदद ले रहा है तो उसकी भी ये कह रहा है कि भैया वीडियो फिल्म आदि तैयार की जाएगी। ठीक, बी है इसमें, बी देखिए बी क्या कहता है, बी कहता है ऐसे किसी व्यक्ति के जो अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है, खंड का के अधीन अभिलिखित कथन को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 137 में यथा विनिर्दिष्ट मुख्य परीक्षा के स्थान पर एक कथन समझा जाएगा और ऐसे कथन करने वाले की विचारण के समय उसको अभिलिखित करने की आवश्यकता के बिना ऐसे कथन प्रति परीक्षा में किए जा सकेंगे।
ये कह रहा है कि कोई भैया मानसिक वैसी बेचारा क्या है, विकलांग है, इसमें लिखना ना, या शारीरिक रूप से निशक्त है, तो उसके कथन एविडेंस की धारा 137 के अनुसार ही समझे जाएंगे। मतलब उसे दोबारा ये ऐसा नहीं कि यहाँ भी कथन होगा फिर न्यायालय में जाएगा फिर वहां भी कथन होगा, तो यही कथन चले जाएंगे, इसकी वहां जरूरत नहीं है उसे दोबारा बने, उसको मुख्य कथन के रूप में ही क्या कर लिया जाएगा, शामिल कर लिया जाएगा। उसको फिर ये नहीं है कि बार बार कार्रवाई में बुलाना पड़े, तो उसके कथन ऐसे ही माने जाएंगे कि वो कार्रवाई के प्रकरण पर लिखे गए कथन हो, है ना, तो इसी तरीके से उनको मान लिया जाएगा, फिर उसको दोबारा बुलाने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर न्यायालय को उपयुक्त लगता है तो बुला सकता है, क्योंकि मजिस्ट्रेट ही कथन ले रहा है तो वैसे ही माना जाएगा कि उसी कार्रवाई के प्रक्रम में उसने वो कथन किए। ठीक है, छठवा देखिए, लास्ट है इसका। छठवा देखिए क्या कहता है इस धारा के अधीन किसी संस्वीकृत कथन को अभिलिखित करने वाला मजिस्ट्रेट उसे उस मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा जिसके द्वारा मामले की जांच या विचारण किया जाना है। ये तो आप जानते हैं, क्योंकि कौन से मजिस्ट्रेट लिखते हैं, जो कोई भी मजिस्ट्रेट लिख सकते हैं। अगर कोई ऐसा मजिस्ट्रेट लिखता है जो मामले की उसे अधिकारता नहीं है तो वो लिख तो सकता है, ये कहता है ना, चाहे उसे मामले में अधिकारता हो या ना हो। तो आप ये कथन लिख लिए, कथन लिख के क्या करेंगे, कथन लिख के अपने पास तो रखेंगे नहीं, क्योंकि इन्हें तो मामले का विचारण करने की अधिकारता है नहीं, अगर इन्होंने लिख ली है। अगर कोई विचारण वाला मजिस्ट्रेट है तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो ये क्या करेंगे, जो अधिकारता रखने वाला मजिस्ट्रेट है उसके पास भेज दिया जाएगा, अधिकारता रखने वाले मजिस्ट्रेट के पास क्या कर देंगे, मामले को भेज देंगे। जो भी मजिस्ट्रेट मामले का विचारण करने के लिए सक्षम है उस कथनों को लिखबद्ध करके उन कथनों को कहाँ भेज दिए जाएंगे, अधिकारता रखने वाले मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाएगा। ये लास्ट इसका पॉइंट है। तो संस्वीकृति है, थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें दो तीन काफी चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, है ना, उसके बाद आपको ये भी याद रखना है किस दौरान की जा सकती है ना, ये वाली बात भी याद रखना है कि भैया पुलिस अभिरक्षा में नहीं भेजेगा, रिमांड पे भेजेगा, है ना, पुलिस की जो अभिरक्षा है उसमें नहीं भेजेगा अगर कोई कथन नहीं करता है तो, है ना। अभियुक्त की परीक्षा जो है, संस्वीकृति के कथन जो कैसे लिखे जाएंगे, जैसे अभियुक्त की परीक्षा की जाती 281 के तहत उसी प्रकार से लिखे जाएंगे। कथन कैसे लिखे जाएंगे, कथन किसी भी प्रकार से जैसा मजिस्ट्रेट उपयुक्त समझता है वैसे लिख सकता है। वो कथन को शपथ पत्रों पर भी अगर वो लेना चाहे तो ले सकता है, शपथ पत्र पर परीक्षा कर सकता है। ठीक है, कथन अगर है तो, संस्वीकृति में नहीं, संस्वीकृति कथनों पर, संस्वीकृति को शपथ पत्र पर नहीं लिया जाएगा, हाँ कथनों को लिया जा सकता है। कोई कथन होते हैं साधारण, कई कथन होते हैं, है ना, वैसे। और ये आप जानते हैं विकलांग वगैरह है उनके मामले में लिखा वीडियो फिल्म वगैरह तैयार की जाएगी, है ना, किसी दुभाषी की जरूरत है तो उसकी भी मदद ली जा सकती है। और ये सारी कार्रवाई करने के बाद जब साक्ष्य ये संस्वीकृति और कथन हो जाते हैं तो उसको अधिकारता रखने वाले मजिस्ट्रेट के पास क्या कर दिया जाएगा, मामले को भेज दिया जाएगा। ठीक है, बस आज इतना ही रहने दीजिए। 164 ए है ये कल देखेंगे। 166 वगैरह है, थोड़ा आराम से पढ़िएगा, ऐसे थोड़ा धीरे धीरे। ठीक है, हिंदी में क्या